लेकिन आप उनके एजेंडे को देखिए। वो सरकार और संविधान और पार्लियामेंट के अंदर कभी 50 से ज्यादा नहीं थे। हाईएस्ट गिनती उनकी 50 थी एक बार, नहीं तो 2 जीत गए, 4 जीत गए, कुल मिलाकर 10-12 होते हैं वो। लेकिन उनकी मैं बार बार जो आपकी तरफ इशारा करना चाहता हूं कि उस समाज की सामूहिक शक्ति ने देश की संसद को घुटनों पे खड़ा कर दिया। वो आपकी गिनती में कम है, लेकिन आप 90 करोड़ होने के बाद एक बार भी अपने राष्ट्र के हित में, अपने निजी हितों से ऊपर उठ करके एक बार भी सरकार को घुटनों पे नहीं ला पाते आप, क्योंकि आपके निजी एजेंडे बहुत हैं। और क्या हुआ कि अटल जी की सरकार आ गई, अटल जी की सरकार चली गई। जैसे ही गई 2004 में उन्होंने अपना एजेंडा निकाला और कहा कि मोहतरमा, वो जो जनपथ में रहती है, कि आपकी हार की वजह यह है कि मुसलमानों का आपसे यकीन हट गया था, हमारा तो आपके खानदान पे यकीन है। यह नरसिम्हा राव जैसा आदमी जो धोती के नीचे नेकर पहनता है, इसकी वजह से मस्जिद गिरी। अगर आप हमारा भरोसा जीतना चाहती हैं तो आप हमें ताकत दीजिए। आपको पता है क्या ताकत दी गई? नहीं पता आपको? 2004 में सरकार अटल जी की जाती है। 2005 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के डिस्ट्रिक्ट चकवाल में पैदा होने वाला एक शख्स जो 1947 में भारत आया था, लाहौर शहर में पैदा होने वाला एक शख्स जो 1947 में बाहर आया था। 1905 में जब उनकी सरकार आई तो मोहतरमा ने कहा कि हम आपको आपका इनाम देंगे, और तत्काल प्रभाव से 2 घटनाएं घटी, देश सोता रहा। और 2 घटनाएं यह हैं कि एक का नाम था मनमोहन सिंह, जो पंजाब प्रांत पाकिस्तान के चकवाल डिस्ट्रिक्ट से आए थे, और दूसरे साहब जो लाहौर से आए थे, वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन के रिटायर हुए थे, जिनका नाम था राजेंद्र सच्चर। दबाव में मुसलमानों के मोहतरमा ने उस प्रधानमंत्री से कहा कि मुसलमानों की माली हालत, इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है, पढ़ाई में कोटा इनका कम है, बिजनेस में कोटा इनका कम है, इनको हमें मजबूत बनाना है। 2 काम हुए। मनमोहन सिंह ने राजेंद्र सच्चर को अपॉइंट किया कि आप पूरे देश में उन मुसलमानों की, बेचारों की, कमजोरों की, दीनहीनों की जो स्थिति है, जिन्होंने एक बार 21 लाख लोगों को मार के भारत का विभाजन कर दिया, जिन्होंने 19 जनवरी 1990 को भारत की धरती पर एक इस्लामिक राज बना हुआ था, उसकी सत्ता व्यवस्था ने मिलकर 2,500 कश्मीरी हिंदू पंडितों की हत्या की और 5 लाख को अपनी जमीन छोड़ने पे मजबूर कर दिया। इन दीनहीन लोगों को हमको मदद करनी है। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनी, तैयार हुआ, कमीशन बना, और 2006 में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट रख दी गई। बता दिया गया कि ये तो सबसे नीचे हैं समाज में, इनकी स्थिति तो बहुत ही खराब है। आज 2021 है, पिछला फाइनेंस बिल आपकी पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी। 5,500 करोड़ का सच्चर कमेटी का बजट है, जो मुसलमानों को डीएम और एसएसपी बनाने के लिए दिया जाता है। 2006 में इमीडिएटली उनकी हालत इतनी खराब थी कि भारत के संविधान को रौंदते हुए उसको डस्टबिन में डाल दिया और कहा कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी जरूरी है, जो माइनॉरिटी के अधिकारों का ख्याल रखेगी। एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी बन गई। दिल्ली यही नहीं भरा अभी तक। सरकार चलानी थी तो उनको तो मालूम था कि ये 26 करोड़ हैं या 20 करोड़ हैं या 25 करोड़ हैं, इनकी सामूहिक शक्ति यह है कि ये हमारे साथ खड़े हो जाएंगे तो हमें सत्ता में ले आएंगे। ये 90 करोड़ लोग जो हैं, ये कभी ना एक हो सकते और ना हम इन्हें होने देंगे। इसलिए कभी आपके ऊपर दांव नहीं लगाया उन्होंने।
इसलिए काम क्या हुआ, उन्होंने कहा 13 आ गई है, 9 का चुनाव जीतने के लिए हमने 26/11 कराया था। मैं नहीं जानता कि आप इसके बारे में कितना जानते हैं। रॉ का पूर्व डायरेक्टर मेरे गुरु कर्नल आर एस सिंह साहब की किताब है, तथ्यों पे है, फैक्ट पे है, रेफरेंस के साथ है, लॉजिक के साथ है, कुछ उसमें कॉमा फुल स्टॉप नहीं बदल सकते आप लोग। उस किताब का नाम है नो द एंटी नेशनल्स। मैं उस वक्त उस पड़ोसी मुल्क के एक चैनल का इंडिया हेड था। आपको 2 बातें बताऊंगा तो आपको लगेगा कि किस तरीके से प्लानिंग हुई थी और कैसे इंप्लीमेंट हो गई। और पूरा समाज ढोल पीट रहा है, इंटेलेक्चुअल जुगाली कर रहा है, टेलीविजनों पे बेमतलब की बहस चल रही है ताकि आप डाइवर्ट हो जाएं। 26/11 में भारत का जो सिक्योरिटी का एपरेटस होता है, जो इंस्टीट्यूशन होता है, उसे कहते हैं गृह मंत्रालय, जो आंतरिक सुरक्षा को देखता है। उस आंतरिक सुरक्षा को देखने के लिए गृह मंत्री के बाद सबसे बड़ा अफसर होता है जिसको कहते हैं होम सेक्रेटरी, जो किसी भी आंतरिक आपदा के समय निर्णय लेता है, उसका निर्णय फाइनल होता है। तथ्यों पे जाइए, 6 महीने पहले प्लानिंग की गई थी आपके गृह मंत्री ने। आपके देश का गृह मंत्री 26/11 का मास्टरमाइंड था। एक प्लानिंग के तहत होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता, आईबी के लोग और उस संस्थान के जितने भी ऐसे लोग थे जो भारत में किसी आपदा के समय, किसी संकट की घड़ी में, किसी इमरजेंसी में जितने फैसले लेने वाले लोग थे, उनका एक दल 24 नवंबर को इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। सीक्वेंस को ध्यान रखिए, सीक्वेंस को। 24 नवंबर को भारत के इंटरनल सिक्योरिटी का जो वॉर रूम होता है वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। और दूसरी चीज जिसका भारत में मैं खुद गवाह हूं, उसी समय 25 नवंबर को दिल्ली में एक महिलाओं का प्रेस क्लब है अशोक रोड पर। उस अशोक रोड में जो आज भी उनका विदेश मंत्री है, यह उस वक्त भी विदेश मंत्री था, जिसका नाम है शाह मोहम्मद कुरैशी, यह भी दिल्ली के अंदर बैठा हुआ था। किसी को फूल प्रूफ पता ही ना चले। डेलीगेशन को 25 तारीख को भारत आना था, इसलिए आपने अपने हीरो को नहीं पहचाना और आपको लोगों ने उस हीरो को पहचानने नहीं दिया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते, किसी की तारीफ इतनी करिए कि वो अगर सुने ये बात तो उसको लगे राष्ट्र को मेरी चिंता है। ये नहीं करते हम। एक अफसर को भनक लगी, एक अफसर को कुछ लगा, उसने कहा मेरे परिवार में किसी की सीरियस हालत है, मुझे वापस जाना है। वो आनाकानी करते रहे। खुफिया डिपार्टमेंट के लोग जब भी विदेश में जाते हैं, किसी डेलीगेशन में जाते हैं, तो उनकी खुफिया आइडेंटिटी नहीं होती, उनकी डिप्लोमेटिक आइडेंटिटी होती है। और उसी इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर ऊपर एक पहाड़ है, बहुत खूबसूरत सा पहाड़ है, उसे मरी कहते हैं, उस पहाड़ का नाम। इस्लामाबाद में जो लोग डेलीगेशन में बैठे हुए थे, उनको इस बात का अंदाजा नहीं था और उन्होंने कहा कि देखिए, आप पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान मेहमान नवाजी में बहुत अपने आप को बड़ा मानता है और आप सब लोग आए, हम चाहते हैं कि एक दिन इस डेलीगेशन की बातचीत के बाद आप मरी में चलिए, यानी 26 नवंबर को मरी जो पहाड़ के ऊपर है, वहां जाने के बाद आपके सारे जितने भी नेटवर्क हैं वो बंद हो जाते हैं। और हमारा डेलीगेशन उनकी मेहमान नवाजी के लिए उस हिल स्टेशन पे चला गया, शाम तक वहीं रहा। जिस वक्त ये हो रहा था दिल्ली में, मुंबई में,
जिस वक्त हमला हो रहा था, शाह मोहम्मद कुरैशी महिलाओं के प्रेस क्लब में बैठा हुआ उनसे गपशप कर रहा था। और क्योंकि हम उस पाकिस्तान मीडिया के लिए काम करते थे, इसलिए हमें जानना था कि क्या ये बोलना चाहते हैं। वहां वो बैठा हुआ था, किसी आदमी ने कान में आके कुछ कहा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, वो अपने हाई कमीशन वापस चले गए। उस वक्त की भारत सरकार ने स्पेशल प्लेन दिया और वो विदेश मंत्री भाग चला गया। सारे तार जुड़े हुए थे, क्योंकि उनको 2009 का चुनाव जीतना था, इसलिए हिंदू टेरर थ्योरी को स्थापित करना था। इसलिए जो लड़का वहां से आया था, उसके हाथ में कलावा बांधने की राय आपके लोगों ने दी थी। वो तो तुकाराम का भला हो, उस महान आत्मा का भला हो। इसलिए मैंने कहा कि इस किस्म की जो घटनाएं घटती हैं वो चमत्कारिक होती हैं, लेकिन आपको चमत्कारों पे जिंदा समाज नहीं रहता है कि तुकाराम ने उसे जिंदा पकड़ा और 24 गोलियां उसने उसके सीने में उतार दी, लेकिन कसब को जिंदा पकड़ लिया। अगर वो जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो हिंदू टेरर की थ्योरी स्थापित कर दी जाती। और अभी ये खत्म भी नहीं हुआ था। आप सीक्वेंस को देखिए, जाके कल अपने यूट्यूब पे जाकर के चेक कर लीजिएगा, इन डेट्स को चेक कर लीजिएगा, जो मैं आपसे कह रहा हूं। फौरन एक 2 कौड़ी का आदमी जो किसी होटल में एक वेटर हुआ करता था, वो पत्रकार बन गया, और वो भी उर्दू का। उस आदमी ने एक किताब लिख दी और किताब का विमोचन हो रहा है। और उस विमोचन में कौन कौन शामिल है? महेश भट्ट, दिग्विजय सिंह, मौलाना मदनी, कृपा शंकर, और उस राइटर का नाम जानते हैं क्या था? अजीज बरनी। और किताब का टाइटल क्या था? 26/11 आरएसएस की साजिश। यह किताब का टाइटल था। किताब लिख के तैयार थी, खट से छाप दी। देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंटी हिंदू, एंटी सनातन नैरेटिव को तत्काल लेके चलाना शुरू कर देते हैं, और बहस इधर होने की जगह आरएसएस पे चली गई है, तो आरएसएस का हाथ है इसमें। और साबित करने की कोशिश की गई, क्योंकि चुनाव जीतना था। अनफॉर्चुनेटली वो लोग चुनाव जीत गए, और 2014 से पहले वो ये समझ गए थे कि 26/11 ने 2009 का चुनाव जिताया है, 2013 का नहीं जिता पा रहे हैं।